साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमारा ये मैप पूरी तरह से हमारा होगा, जिसमें सबसे पहले हम कार्रवाई करेंगे पीओके के ऊपर। कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके जरिए अब ये कहा जा सकता है कि इस बार मोदी जी का प्लान बड़ा है और प्लान कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान को तो निपटाना ही है, टुकड़े उसके करने ही है, अपना पीओके भी लेना है। कई जगह से खबरें आ रही हैं, लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अरे पूरा पीओके नहीं ले सकते तो कुछ चौकियों पर कब्जा कर लो, कुछ हिस्सा ही ले लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? जब पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया है, वो टूटना है, खत्म होना है, तो एक झटके में करो पूरा, क्यों ना करो। और पाकिस्तान में इस बात की दहशत भी है। पाकिस्तान में पीओके को लेकर के किस तरह की धारणाएं चल रही हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए देखिए। पहले तो ये बताता हूं कि पाकिस्तान रिटेलिएशन बड़ा तगड़ा करता है। रिटेलिएशन क्या है? आप देखिए, हम अगर कोई स्टेप उठाएंगे वो भी कर देगा, देखो हमने ये कर दिया, फिर हम कुछ दूसरा उठाएंगे फिर वो भी कर देगा, देखो हमने ये कर दिया। और इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, उसी का नुकसान है। जैसे याद करिए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी पर कहा कि इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कहता है? हम शिमला समझौते को सस्पेंड कर रहे हैं। अब उसमें खुद फंस गया। अब एलओसी को तुम मान नहीं रहे तो इसका मतलब हम तो पीओके में आराम से जा सकते हैं। अब तुम किसी तरह का वायलेशन का हम पे इल्जाम लगा ही नहीं सकते। तो वो उसकी एक हरकत थी। दूसरा, हमने ये कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शिप अब भारत में नहीं आएगा, हमें कोई भी सामान पाकिस्तान का नहीं मंगाना, ना डायरेक्टली मंगाना ना इनडायरेक्टली मंगाना, ना हम भेजना चाहते, ना डायरेक्टली भेजना चाहते, ना इनडायरेक्टली भेजना चाहते। तो पाकिस्तान क्या कहता है? हम भी भारत के शिप्स पर बैन लगा रहे हैं। लगा दो भाई, तुम्हारा ही माल था जो दूसरे देशों से आता था। कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं, इतने बड़े होते हैं, जिनमें 2 देशों का माल भेज दिया जाता है कि ऐसा इंडिया ये शिप हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसमें से ये 25% जो माल है पाकिस्तान को दे देना, आपके बगल में पड़ता है। हम कहते थे ठीक है दे देंगे। अब बेचारा वहां पे उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतने बड़े शिप को रोक पाए, तो चलो हम पहुंचवा देंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें किसी तरह का कोई इंपोर्ट भारत से नहीं चाहिए, मतलब तुम भूखे मरोगे, हमारे पास तो व्यवस्थाएं हैं। देखो बेवकूफों की हरकतें। और देखो, ये देखिए, भारत ने पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूबर्स पर बैन लगा दिया था। आपको पता है लगभग 20 यूट्यूब चैनल पहले बैन किए थे। कल पूरी तरह से बचे कुचे जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स थे, जो बड़े चैनल्स थे, उन सबको बैन कर दिया है, जिसमें शाहिद अफरीदी और वहां के रिजवान, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उन सभी क्रिकेटर्स के जो यूट्यूब चैनल थे, जिनमें मिलियंस में फॉलोअर थे और जिनमें ज्यादातर जो वॉच टाइम है भारत से जाता था, इससे वो पैसा कमाते थे। पैसा कमा करके अपनी सरकार को टैक्स देते थे। सरकार उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल भारत में हमला करवाने में करती थी। आप कहोगे ये तो मनी बहुत ज्यादा नहीं होगा। आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। आप समझिए बात को। पाकिस्तान के पास जो पैसा भी है, वो जो टोटल उसके पास धन है जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है, इंक्लूडिंग हथियार, खाना वाना सब, वो है केवल 6 से 7 बिलियन डॉलर। केवल 6 से 7, जैसे फॉरेक्स कहा जाता है, आप जानिए। और हमारे पास कितना है? लगभग 700 बिलियन डॉलर, उससे 100 गुना ज्यादा है हम पे। दूसरा, पाकिस्तान के पास बताया जा रहा है जो एम्यूनेशन है जिससे युद्ध लड़ा जा सकता है, जितने भी गोला बारूद, जो सारी चीजें हैं, ये 3 से 4 दिन की ही है बस। इससे ज्यादा का माल उसके पास है ही नहीं। फ्यूल भी उसके पास कम है, और फ्यूल वो ज्यादातर जो लेता था वो ईरान से लेता था। ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले बोला है कि ईरान से जो भी लोग ज्यादा फ्यूल ले रहे हैं वो ध्यान रखना, मैं कार्रवाई कर सकता हूं। तो उसने उधर धमका दिया है। इससे अगर पाकिस्तान लेगा भी तो पाकिस्तान कम लेगा, बाकी जगह से लेना पड़ेगा और महंगा पड़ेगा, तमाम तरह की दिक्कतें। ईरान से तो डायरेक्टली ले सकता है। तो पाकिस्तान के पास वैसे फ्यूल नहीं है और महंगा हो जाएगा। आगे की कहानी, पाकिस्तान में इस समय पानी हम कभी छोड़ रहे हैं, कभी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी रोक रहे हैं। उसकी अनसर्टेनिटी वहां पर एक तरीके से इंटरनल लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। सिंध के लोग अभी भी अपना ट्रक लेकर के खड़े हुए हैं, हजारों ट्रक अभी भी सड़कों पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पर खाने की, पीने की, तेल की, डीजल की, पेट्रोल की, सबकी आपूर्ति ठप्प पड़ गई है। और ये पाकिस्तान हमसे कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो खैर, हमने जो उनके यूट्यूब चैनल बैन किए, पाकिस्तान ने क्या किया? बदले में हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, बॉलीवुड के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे बैन कर दिए रेडियोस पे। वहां तो रेडियो ही चलते हैं, आपको पता है, इतना एडवांस नहीं हुआ है कि हमारी तरह मोबाइल फोन चला सके। भारत में जो इंटरनेट यूजर हैं वो लगभग 56% है, पाकिस्तान में केवल 23% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडियो कितना ज्यादा चलता है। बहरहाल, रेडियो पे जितने भी भारत के गाने बजते थे, उन सब पर उसने बैन लगा दिया है, रिटेलिएशन के उसमें। जैसे हमने किया ना, तो उसने भी, हम भी कर देंगे, तो कर दे। तुम सुनोगे क्या? तुम जितने गाने सुनते हो, पिक्चरें देखते हो, जो कुछ भी है, वो सब भारत का ही है। तुम्हारे 2-4 सिंगर है,
अब वही सुनते रहना, आतिफ असलम को सुनते रहना, राहत फतेह अली खान को सुन लेना, नुसरत साहब को सुन लेना, मेहंदी हसन को सुन लेना, एक आध और सुन लेना। तो तुम्हारी आज की जनरेशन तो शायद इनको भी नहीं सुनती होगी। तो नुकसान किसका? पाकिस्तान का। आप देख रहे हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में लंबे समय से कोई पाकिस्तानी काम करने नहीं आया, तो क्या हमारी इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये बेवकूफों की निशानी होती है। बहरहाल इस पर मुझे नहीं जाना, मैं आपको जो बताना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है और उस पर अपलोड किया है पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, हमारा दूसरा चैनल है। उस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस बताया है कि किस तरह से बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो है कुछ नहीं। बांग्लादेश को चाइना सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर के किस तरह की योजनाएं बना रहा है और भारत क्या करने वाला है, वो पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना करके पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर डाला है। इसका मैं जो लिंक है वो अपने टाइटल में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसकी एक हिंट यहां पर दे रहा हूं। हिंट ये है कि जो ये जमाते इस्लामी है बांग्लादेश की, ये चाइना से मुलाकात कर रही है। इधर हम देखते हैं हमने बांग्लादेश के बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, और वहीं हम देखें तो जो पाकिस्तान का आईएसआई चीफ है वो बांग्लादेश गया है। ऐसा पहली बार हुआ है 1971 के बाद। तो हम दो तरफ से वॉर के लिए तैयार रहें, ऐसा हमें लगता है। बहरहाल हमने जो स्थिति पैदा की हुई है वो कुछ इस प्रकार की है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट यूएस में बैठा हुआ है वो यूएस के ऑफिशियल से कह रहा है, ट्रंप से आग्रह कर रहा है कि प्लीज हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें किसी बड़े देश के साथ युद्ध नहीं करना, भारत जैसे बड़े देश के साथ हमें युद्ध नहीं करना, हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना। ऐसे करके बार बार ट्रंप के ऑफिस के चक्कर काट रहा है। कभी किसी और अधिकारी से मिलने जा रहा है, कभी किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहा है, और इसका नाम है रिजवान सैयद शेख। ये है पाकिस्तान का डिप्लोमेट जो यूएस में बेस्ड है। पाकिस्तान को यह खबर है कि भारत नहीं छोड़ेगा, और पाकिस्तान की आईएसआई आपको पता है एक अच्छी खासी एजेंसी है, अच्छी खासी, और आईएसआई के लिए ऑपरेट करना ज्यादा आसान है क्योंकि उसको भारत में इंटरनल सपोर्ट मिल जाता है। हमारी रॉ को पाकिस्तान में इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसकी वजह से उसकी आईएसआई के जो इनपुट है ना कि भारत छोड़ेगा नहीं, वो इनपुट इन्हें बार बार मिल रहा है, इसलिए गिड़गड़ा रहे हैं। वरना किसी को ऐसा शौक नहीं होता कि गिड़गड़ा यूएस के सामने, चाइना के सामने, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो जो लोग इस बात पर डाउट कर रहे हैं इस देश में कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसी हवाबाजी हो रही है, एक महीने में सब शांत हो जाएगा, वो लोग अपने घर में बैठे रहे। तुम्हारे कहने से आर्मी हमला नहीं करेगी। आर्मी जो करेगी, मोदी साहब जो करेंगे, एनएसए साहब जो करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। 1971 में जब वॉर हुआ था तो अप्रैल में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ साहब, जनरल साहब से कहा था कि सैम साहब, बांग्लादेश में जो ऊधम मच रहा है वहां पर जाकर के आप फौज को लगाइए और युद्ध स्टार्ट करिए। उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश जो है। तब सैम साहब ने कहा था कि नहीं मैडम, अभी करना ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अगर हम युद्ध करते हैं स्टार्ट तो ऊपर से चाइना आ सकता है, क्योंकि यहां पर बर्फ पिघल जाती है, यहां से चाइना आ सकता है। दूसरा, यहां से मानसून आएगा जिसकी वजह से यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, हमारी फौज को दिक्कत हो सकती है। तो इंदिरा गांधी ने पूछा तो क्या करें? तो मैडम थोड़ा रुकिए, मुझे टाइम दीजिए आप। ठीक है साहब, टाइम दे दिया। उन्होंने टाइम लिया और हमला कब जाकर किया, या भारत कब एंटर हुआ युद्ध में? दिसंबर के महीने में जाकर के। और सैम साहब ने कहा था कि आप टेंशन मत लो, सब निपटा देंगे। 13 दिन के अंदर अंदर खेल खत्म कर दिया था। तो फौज को क्या करना है, ये हमारे और आपके कहने से नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। बहरहाल अभी क्या हो रहा है, भारत लगातार एक्सरसाइजेस कर रहा है, एयरफोर्स की, मिलिट्री की, नेवी की, सारा कुछ हम आराम से कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, बगल से एक अपना जेट निकाल ले जाता है, कभी जो है अपनी नेवी को ले जाके खड़ा कर लेता है। हम पाकिस्तान को इतना ज्यादा थका देंगे, कर तू भी कर युद्ध अभ्यास कर, कि आधा एम्यूनेशन तो उसका उसी में खत्म हो जाएगा। सामने वाले को थकाओ, तू भी कर, हम भी कर रहे हैं, चल हमारा तो है इतना कैपेसिटी, तू कर कर। कितने मिसाइल टेस्ट करेगा, कितने फायरिंग करके टेस्ट करेगा, कितना अपना एयरक्राफ्ट आएगा उड़ा। हमारे राफेल एलओसी के पास जाकर के राउंड मार के आ गए, पाकिस्तान को पता तक नहीं चला था। तब पता चला था जब हमने जानबूझ के पता चलवाया कि देख ले हम चले गए। तो पाकिस्तान दहशत में है पीओके को लेकर के। और कैसे पता चल रहा है दहशत के बारे में? ये दहशत के बारे में पता चल रहा है ऐसे, पाकिस्तान की सेना ने पीओके के लोगों से कहा है कि तुम कुछ लिमिटेड लेवल की ट्रेनिंग सीख लो। वहां की सेना वहां के लोकल लोगों को ट्रेन कर रही है पाकिस्तान के में। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि ऑपरेशन कहां होना है। आगे देखिए, 2 महीने का राशन जमा कर लो। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, पीओके की जनता को दिया हुक्म, 2 महीने का राशन जमा करवा रहा है पाकिस्तान। और सुनो, होटल मदरसे बंद हो गए पीओके में, बिल्कुल।
और वहां पर जितने भी छात्र हैं सबको यह सिखाया जा रहा है, जो मदरसे में पढ़ते हैं, कि तुम्हें बचना कैसे है, अगर हमला हो तो छुपना कैसे है, अगर इधर से मिसाइल आई तो कहां जाना है। यह सब ट्रेनिंग कोई कब कौन देता है? तब देता है जब उसे पता होता है कि खतरा अब सुनिश्चित है। तो वहां पर जब मदरसे बंद, होटल बंद, पीओके में तो लाउड स्पीकर भी बंद, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं हो रही है। इस लेवल का खौफ है, सन्नाटा है पीओके में, रात को लाइट नहीं जलती वहां पर, क्योंकि लाइट जलेगी तो भारत को लोकेशंस पता चल जाएंगी। दिन में पाकिस्तान के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वहां पर चक्कर मारते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो भारत आ जाए। पाकिस्तान की आईएसआई घुसी हुई है, जितने भी लॉन्च पैड हैं पीओके में पाकिस्तान ने सब खत्म कर दिए, वहां से सारे आतंकी इधर उधर शिफ्ट कर दिए। उसे पता है कि भारत इस बार बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में है। और देखिए भारत, ये जो अभी हमारी बीएसएफ है, बीएसएफ के साथ पाकिस्तान ने एक हरकत करने की कोशिश करी है। अभी 23 तारीख की बात है, तो हमारे एक बीएसएफ के जवान थे, वो धोखे से एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गए। गर्मी पड़ रही थी, उन्होंने सोचा कि यहाँ थोड़ा आराम कर लूं, आंख लग गई होगी शायद, जो भी है मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये पेड़ भारत में नहीं पाकिस्तान में आता है, क्योंकि कुछ जगह बॉर्डर ऐसे हैं कि सुनिश्चित नहीं हो पाता कि भारत है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के रेंजर्स आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, बंदी बना लिया है। तब से ये पंजाब बॉर्डर से हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पंजाब में बॉर्डर बनता है, अमृतसर में, वहां से ऐसा हुआ है। और तब से पाकिस्तान ने हमारे उस बीएसएफ के जवान को छोड़ा नहीं है। हमने फ्लैग मार्च करके दिखाया, सारा कुछ है, लेकिन वो नहीं इस पर कोई स्टैंड ले रहा। अभी हमने कहा ठीक है बेटा, तो ये देखते हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान का एक रेंजर बॉर्डर पार कर गया राजस्थान में, हमने उसे बंदी बना लिया है। ले बेटा, वो जो हमारा बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के पास बंदी है, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ है, जो इस समय पंजाब आई हुई है और डेली दरख्वास्त कर रही हैं कि हमारे हस्बैंड कैसे हैं, किस हाल में हैं, पूछ रही हैं, परेशान हैं। और ये नालायक पाकिस्तान उस पर जो है कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो हमने भी ठीक है तेरा रेंजर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो गलती से नहीं आया, हमने उठवा लिया है। अब जो भी हो, तुम हमारा नहीं छोड़ रहे, हम तुम्हारा नहीं छोड़ रहे, आओ जैसे को तैसा होगा करो, ठीक है ना। उसके अलावा आप अगर देखें तो एक हमारे देश में एक और घटना हुई है, एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया है। कारण यह है कि उस सीआरपीएफ के जवान ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली थी। तो ये करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसने बताया नहीं था कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है। दूसरा, वो पाकिस्तानी जो महिला है कुछ समय का वीजा लेकर के आई थी, लेकिन इसे धोखे से रोक लिया और फर्जी दस्तावेज बनवा के क्या किया है पता नहीं, लेकिन उसको रोके रखा। तो उसकी आइडेंटिटी छुपाने के चक्कर में, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता था हमारे लिए, इस वजह से सीआरपीएफ के जवान को नौकरी से निकाला गया। तो ये भी आप जानिए किस तरह से चीजें होती हैं। तो अभी जो भारत का एक्शन है, भारत, कई लोग इस बात को लेकर के बड़े हैं, कह रहे तो मोदी केवल हवा बना रहे हैं, अरे तो बिहार इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो बिहार इलेक्शन के लिए मोदी नहीं करने वाले। बिहार ऐसा कोई बहुत जरूरी उनके लिए स्टेट नहीं है कि पूरा का पूरा देश दांव पे लगा दें। अभी जम्मू के इलेक्शन हुए थे, दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, महाराष्ट्र के हुए थे, हरियाणा के हुए थे, झारखंड के हुए थे। तमाम ऐसे इलेक्शन होके गुजर जाते हैं और हर 6 महीने पे यहाँ इलेक्शन होते हैं। अभी है ना बिहार के हो रहे हैं, फिर अगले साल बंगाल के हैं, तो लोग कहते हैं कि बंगाल के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। वो तो और ज्यादा वाजिब लगता है कि हाँ भाई बंगाल के इलेक्शन के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश से बॉर्डर बनता है। फिर अगले साल आप देखेंगे तमिलनाडु के इलेक्शन है, केरल के इलेक्शन है, असम के इलेक्शन है। फिर उसके अगले साल देखेंगे आप तो यूपी के इलेक्शन है, पंजाब के इलेक्शन है, तब भी आप ये कह दोगे। तो ये सब इलेक्शनबाजी तो चलती रहेगी। मोदी इज नॉट अ मैच्योर पॉलिटिशियन, उनको पता है कब मुझे कैसा स्टेप लेना है। तो आप लोग जो ये छोटी सोच रख रहे हो ना कि इलेक्शन के लिए किया, इलेक्शन के लिए किया, उस मानसिकता से निकल आओ। ये काम कांग्रेस करती थी कि जब 26/11 में हमारे ताज होटल पे हमला हो जाता था, और कांग्रेस पाकिस्तान को जवाब इसलिए नहीं देती थी क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय विशेष नाराज ना हो जाए, समझ रहे हैं आप। तो ये काम कांग्रेस के हैं। दूसरा स्टेप कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, ये सरकार जानती है और हमारी आर्मी जानती है। आर्मी को ज्यादा अच्छे से पता है, वो अपने आप ले लेगी, आपसे हमसे पूछ के नहीं लेगी। तीसरा, हम फिर क्या डिस्कस कर रहे हैं, सब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं, जो बता रही हैं कि चीज बड़ी होने वाली है। चाइना पाकिस्तान से बात कर रहा है, बांग्लादेश से बात कर रहा है। बांग्लादेश में आईएसआई जा रही है, जमात इस्लामी चाइना से मुलाकात कर रही है। बांग्लादेश वाला बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे। इधर पाकिस्तान वाले लगातार पीओके में पीओके लगभग खाली सा करा रहे हैं। ये बेवकूफ हैं, ये खुद बेवकूफ है। देखना है पीओके तो हम यूं ले लेंगे, यूं कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये पीओके में खुद सन्नाटा पसरा रहे हैं। ये नीचे सिंध में इनके बवाल हो रहा है, उसको खत्म करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं।
जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे तो बढ़ ही रहा है ना। उधर हमारी नेवी एक्सरसाइज कर रही है, इनकी नेवी ने एक पटाखा भी नहीं छोड़ के देखा। एक मिसाइल छोड़ी है कोई तो उसको लेकर के बड़ा जश्न मन रहा है पूरे पाकिस्तान में, हमने मिसाइल छोड़ दी, हमने मिसाइल छोड़ दी। ऐसी मिसाइलें हमारे अरब से छूटती हैं। तो ये जो डेवलप, अच्छा आप कहोगे हो सकता है भारत के ऐसे केवल डरा के गीदड़ भभकी देके पीछे रह जाना चाहता है, नहीं, आपको भारत पर विश्वास हो ना हो, क्योंकि भाई आपको तो मोदी से विरोध करना है कुछ लोगों को, तो अगर आपको मोदी पर विश्वास हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान पर इस बात पर विश्वास रखिए कि वो अपनी चीजें दांव पर लगा के बैठा हुआ, तो उसके पास इंटेलिजेंस है कि भारत अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत ने लगभग 100 से ज्यादा देशों से बात करी है, अपनी चीजें बताई हैं सबको। चाइना का इंटेलिजेंस है, यूएस का इंटेलिजेंस है, ये सब लोग पाकिस्तान की मदद करते हैं इनडायरेक्टली। तो इनको चाइना वालों ने, हो सकता है यूएस वालों ने इतना तो बता दिया होगा कि भारत अब छोड़ेगा नहीं। रशिया ने बोल दिया कि कोई पाकिस्तान ना जाए, यूएसए ने बोल दिया कोई पाकिस्तान ना जाए, और पाकिस्तान का शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, जितने भी इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। तो ये सब लोग बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तब जाके कोई निष्कर्ष निकालते हैं। और बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश भी टूटना है, मुझे लग रहा है दोनों एक साथ निपट जाएंगे इस बार, उसका मैंने आपको पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट से बता दिया है। तो आप बस इंतजार करिए कि ये खेल कब होगा, ऐसा कुछ होगा कि मजा आ जाएगा। जब धारा 370 हटी थी तब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि धारा 370 हट जाएगी, ऐसा लगता था कि कुछ और हो जाएगा, मतलब इस लेवल का नहीं सोचा था कि एक दिन अमित शाह आएंगे और धारा 370 हटा दी जाती है, ऐसा कह देंगे। ऐसे ही देखना एक दिन खबर आएगी कि साथियों पीओके जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा हुआ था अब भारत में पुनः विलय हो चुका है, हम आज से एक नया नक्शा जारी कर रहे हैं। और उधर बांग्लादेश की भी बात करें तो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसकी लेंथ पहले 22 किलोमीटर थी, वो बढ़ करके अब इतने किलोमीटर हो गई। इतने क्या, मैं तो चाहता हूं इनफाइनाइट हो जाए। उसी प्रकार से जो हमारा त्रिपुरा था और मिजोरम था, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। बांग्लादेश का चिट्टागांव क्षेत्र अब भारत का क्षेत्र बन चुका है, और भारत के नॉर्थ ईस्ट को सी का एक्सेस मिल चुका है। हम सभी भारतवासियों को इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है। हम अपनी सेना को इस बात का श्रेय देना चाहते हैं, और साथ ही हम भारत से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो यहाँ के स्लीपर सेल्स हैं उनसे भी सावधान रहे, क्योंकि ये जो घायल पड़े हुए दो गीदड़ हैं ये अभी भी नहीं मानेंगे। हो सकता है इनकी आका जो यहाँ बैठे हुए हैं वो किसी तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करें। तो सभी लोग अपने आप को अभी भी सेफ रखना, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो गया है, इन दोनों को हमने हरा दिया है, लेकिन इनकी बदमाशी खत्म हुई या नहीं हुई इसको जानने में टाइम लगेगा। नमस्कार।